गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आफ्टर राखी वापस अपना ये चैप्टर सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। उसमें है मानव भूगोल के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पहली दफ़ा मैं पहला क्लासिफिकेशन जो था एल्सवर्थ हंटिंगटन का हम देख चुके हैं। आज हम कर रहे हैं फ्रेंच एंड ट्रिवाथा के अनुसार मानव भूगोल के तत्व, जिसमें इन्होंने सेम वही दो चीज़ें रखी हैं। पहला है प्राकृतिक दशाएं, नेचुरल कंडीशंस, जिसको हम नेचुरल कंडीशंस ना बोल करके कॉमनली बोलते हैं फिजिकल कंडीशंस। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं। फिजिकल कंडीशंस भौतिक दशाएं, और भौतिक दशाओं में है तापमान, वर्षा, भूतल की बनावट, भूमि के साधन, भूमि के भौतिक व रासायनिक गुण। दूसरा उन्होंने क्लासिफिकेशन का ग्रुप रखा सांस्कृतिक दशाएं, जिसमें मतलब कल्चरल कंडीशंस, जिसमें है जनसंख्या, निवास स्थान, उत्पत्ति से संबंधित दशाएं, कृषि, और कृषि में फिर खेतों का आकार, कृषि भूमि योग्य या कृषि योग्य भूमि कैसी है, कृषि की किस्में, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, उद्योग धंधे, शोषक धंधे, जिनको हम आज के ज़माने में बोलेंगे एक्सेस, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उस तरह के इंडस्ट्रीज, और आवागमन की दशाएं। अब बच्चों ये सेकंड पार्ट आप इसमें फिर वही आपको पूरे वर्ल्ड के एग्जांपल्स देने हैं। इसमें हम तापमान देखें तो वही आप टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड, यानी उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, शीतकटिबंध। यदि इस बात को आप डायग्राम एक ही क्लासिफिकेशन एग्जाम में आता है तो उसमें फिर आप सारे डायग्राम्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि एक ही तापमान बताना है तो कहीं का भी एग्जाम्पल दे दें, चाहे आप जैकोबाबाद पाकिस्तान कर दें, बर्खोयांस्क -52, 57, सियाचिन ग्लेशियर अपना सियाचिन कश्मीर का अपना ऊपर लद्दाख का भाग -57, 58 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर। इस तरह से दो कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल दे सकते हो अपने, क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट जो है सहन करने लायक तापमान जो है वो आपका वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में है, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। 16 से लेकर के 20-21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रहता है। तापमान संबंधी दशाएं बेटा मानव भूगोल के तत्वों के रूप में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें मानव के बारे में, उसकी आवासीय संरचना के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में ये सब जानकारी होनी अत्यधिक आवश्यक है। यदि हमें ये नहीं पता होगा तो हम बता ही नहीं सकते कि विश्व की किस जनजाति या किस प्रजाति या किस प्रकार के देश या प्रदेश या क्षेत्रीय इकाई के अंदर किस तरह के लोग कहाँ कैसे रहते हैं, किस प्रकार का उनका रहन सहन है, कैसा खान पान है, तो वो सारे एस्पेक्ट हमारे आ जाएंगे। और उससे पहले हमें किसी भी स्थान की प्राकृतिक दशा यानी उसके तापमान की दशा का ज्ञात होना अनिवार्य है। जैसे मैं भारत का एग्जाम्पल दूँ तो यदि आप दक्षिण भारत में जाएँ, केरल के अंदर ये तिरुवनंतपुरम में रहें, या आप एलपी में रहें, या आप गोवा पश्चिम में रहें, या नागपुर में रहें, या मुंबई में रहें, या आप पोरबंदर में रहें, तो ये जो हमारे भारत के संबंधी तापीय दशाओं के क्षेत्र हैं, ये सारे पश्चिम वेस्ट मार्जिन ऑफ द इंडिया जो है आपका, इसमें यहाँ तक मैंने बात करी आपकी पोरबंदर इस जगह से लेकर के और यहाँ तक की, और नागपुरी इस तरह की बात करी मैंने आपको। तो ये क्या है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर है, और ये आपका 22 डिग्री, और कच्छ, रन ऑफ कच्छ आपकी कैप्रिकॉर्न जो है टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 उत्तर गुजर रही है। तो यहाँ का तापमान उष्ण और आर्द्र है, पंजिम तक उष्ण है परंतु ब्यूटीफुल क्लाइमेट है क्योंकि सी कोस्ट पे। पर नागपुर का तापमान जो है वो है महाद्वीपीय जलवायु का एक एग्जाम्पल है, जिसमें समुद्र तटीय हवाओं का प्रभाव नगण्य हो जाता है, और स्थल भाग पर जिस प्रकार की मिट्टी या वनस्पतिहीन क्षेत्र है या भूगर्भिक संरचना कठोर चट्टानों की बनी हुई है, इस तरह के सारे कारक जो हैं वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं या उसका असर डालते हैं। कहने का मकसद गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और ठंडियों में ठीक ठीक ठंड यहाँ पर मिलेगी आपको। पोरबंदर में हुई कोस्टल पार्ट क्लाइमेट, जल समीर थल समीर का प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ बच्चों कि भारत के एग्जाम्पल की बात आप कर रहे हैं तो यहाँ पर मलेशिया में मलय, जो मैंने
प्रीवियस आपको डायग्राम सारे जो बनाए हैं वो एक साथ इसलिए बनाए कि थोड़ा आप उनको नज़र करें, प्रैक्टिस करें। यदि आप बाली आइलैंड की बात करते हैं या कुआलालंपुर की बात करते हैं या खेमुर की बात करते हैं या बीजिंग, चाइना की बीजिंग की बात करते हैं या जापान का जो सबसे ऊपरी 42 डिग्री लैटीट्यूड के ऊपर 42 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो ये होक्काइडो आइलैंड है, ये टोटल ठंडा बैरन आइलैंड एक तरह से। तो कहने का मकसद कि जापान जैसे देश पर जिसमें कि ये जो आपकी साउथ ईस्ट का जो ये है आइलैंड, मेन आइलैंड होंशु आइलैंड जो है, शिकोकू, क्यूशु, होंशु एंड होक्काइडो। होंशु आइलैंड का जो साउथ भाग है इसमें केवल 2% लैंड कृषि योग्य है, वो बाद में देखेंगे। परंतु कहने का मकसद यहाँ पर सिर्फ एशिया के एग्जाम्पल दें, तापमान के कोई से भी आप विश्व के अंदर कोई से भी एग्जाम्पल जो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको आप कंठस्थ कर लें, या आप पश्चिम में आपका ये जो आपका भारतीय मूल के लोगों का एरिया, जब भी अभी आपके एक प्रधानमंत्री ने संस्कृत में डेफिनेट भाषा बोली है, तो ये ब्राजील जो है आपका, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, फ्रेंच गयाना, डच गयाना, ट्रिनिडाड, ये सारे, कोलंबिया, ये सारे कंट्रीज जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। तो आप यदि यहाँ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अफ्रीकन कंट्री के एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ऐसे ही तापमान विषुवत क्षेत्र का ले रहे हैं तो उसके कोई एग्जाम्पल किसी भी कॉन्टिनेंट के भाग से ले लें, और उत्तरी भाग में टेम्परेट ले लें तो टेम्परेट के किसी भी क्षेत्र का एग्जाम्पल ले लें, बशर्ते है कि वो एग्जाम्पल बिल्कुल सही हो। तो तापीय दशाओं के कारण मानवीय जो तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे हम छोटी किताबों में, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा, एक सिंपल से एक लाइन में इसको एक्सप्लेन किया कि जो बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश के लोग हैं वो आलसी होते हैं या उनका काम करने का मन कम करता है। उसका कारण ये है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट है। जैसे अभी इन दिनों आपका सबसे हॉटेस्ट मंथ है, तो अब आपका हॉटेस्ट मंथ मई जून नहीं होते बच्चों, जुलाई अगस्त सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ होते हैं विश्व के। और जैसे आप यदि कहें कि दिन में सबसे अधिक तापमान 12 बजे नहीं होता, अराउंड 4 o'clock होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का जीके के पॉइंट ऑफ से नोट डाउन कर लें। वर्षा सेकंड फैक्टर है प्राकृतिक दशाओं में। बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे विषुवत रेखीय प्रदेश है, 0 से लेकर के आपके 11.5-12 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो प्रदेश हैं, जो क्षेत्र हैं, वो बहुत अधिक वर्ष पर्यंत बहुत अधिक वर्षा ग्रहण करते हैं। प्रतिदिन वहाँ वर्षा समहानिक धाराओं के द्वारा दोपहर के 2 बजे बाद होती है, अर्थात इतनी सघन वर्षा होती है कि यहाँ की क्रीपर्स ही 25-30-50 मीटर तक ऊंचे होते हैं, और थिक फॉरेस्ट होने की वजह से सनलाइट धरातल पर नहीं पहुँच पाती, जिससे कि बहुत अन्य बायोसिस्टम यहाँ पर डेवलप होता है। तीसरा फैक्टर है भूतल की बनावट, यानी स्ट्रक्चर ऑफ लैंडफॉर्म या शेप ऑफ लैंड सरफेस। दोनों चीज़ें इंग्लिश में चल जाएंगी, क्योंकि भूतल की बनावट जो है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, फॉर द ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी मानवीय क्रियाओं के लिए और मानवीय बसावट के लिए भूतल की बनावट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी विश्व की सभ्यताएं हैं, मैंने पूर्व बताया आपको, नदियों की घाटी या तलहटी में या मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक जनाधिक्य विश्व में पाया जाता है, और जहाँ पे पठारी क्षेत्र है वहाँ पे भी संरचना ठीक ठाक पाई जाती है, परंतु जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पे जनाधिक्य, जनसंख्या बहुत कम है। तो भूतल की बनावट कृषि संबंधी, आवासीय संबंधी, औद्योगिक संबंधी, यातायात संबंधी समस्त दशाओं को प्रभावित करती है। तीसरा बिंदु है भूमि के साधन। अब मीन्स फॉर लैंड क्या है? व्हाट आर द मीन्स फॉर लैंड? देयर आर सो मेनी मीन्स। आज के संदर्भ में तो बहुत ज़्यादा साधन हैं, जैसे आपकी खेतीगत संसाधन बहुत सारे हैं, यातायात के संसाधन बहुत हैं, इंडस्ट्रीज के साधन बहुत हैं, और सुगमता बहुत है। जैसे हम साधनों की बात करते हैं तो अप्रोचबिलिटी क्या है, अप्रोच क्या है, पहुंच क्या है, तट के किनारे है कि तटी लैंड के महाद्वीप के मध्य भाग में है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपके बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं, जो कि भूमि की प्राकृतिक दशा के साधन को अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रकार के भूमि के भौतिक एवं रासायनिक गुण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भूमि की संरचना जो है वो आपकी आर्थिक क्रियाओं
या कृषिगत गतिविधियों या अन्य क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। रासायनिक गुण यदि बहुत उपजाऊ हैं तो लैंड आपकी बहुत उपजाऊ होगी, और भौतिक दशाएं उन्नत हैं तो मनुष्य के रहने के लिए सर्वथा उन्नत दशाओं का समूह, उन्नत दशाओं का के कारक समस्त वहाँ पाए जाएंगे। यानी जनाधिक्य इससे प्रभावित हो गए। जनसंख्या की प्रकार या आवासीय संरचना या बनावट सब भूमि की भौतिक दशाओं के कारण होती है, क्योंकि भूमि की भौतिक दशाएं और रासायनिक गुण भूमि के भूदृश्य, जिसको आपका बोलते हैं लैंडस्केप्स, भूदृश्यों को अभिलक्षित या परिलक्षित करती हैं। होपफुली आपको फ्रेंच के द्वारा प्राकृतिक दशाएं समझ में आ गई होंगी। अब है फ्रेंच अर्थव्यवस्था के द्वारा सांस्कृतिक दशाएं, क्योंकि 19th सेंचुरी में कल्चरल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें कल्चरल एलिमेंट्स को उन्होंने जोड़ा। क्योंकि ये बच्चों हम अपनी तरफ से बोल नहीं सकते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये ज्योग्राफर्स की स्टेटमेंट्स हैं, हमको एज इट इज रखने हैं। पहला है पॉपुलेशन। सांस्कृतिक दशाओं में पॉपुलेशन क्यों? क्योंकि जनसंख्या अपने आप में एक रिसोर्स है, मानव संसाधन है। मनुष्य अपने गुणों की गुणवत्ता के आधार पर, यानी अपनी कैपेबिलिटी और अपनी एबिलिटी के आधार पर विकसित होता है, डेवलप होता है। ये तो वर्तमान संदर्भ की परिभाषा है, पर जनसंख्या पूर्व के समय में, यानी 16, 17, 18 सेंचुरी की यदि हम बात करें तो 1901 कितना, इस शताब्दी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जनसंख्या विस्फोट इतना ज़्यादा हुआ, और 1903 तक आते आते उस विस्फोट पर नेचुरल क्लैमिटीज जैसे भूकंप हैं, अकाल हैं, बाढ़ हैं, इन्होंने अपना प्रभाव डाला और जनसंख्या का थोड़ा बहुत संतुलन इस तरह से हुआ। जिस प्रकार से अभी हमारी जनसंख्या को संतुलित करने का नेचर थोड़ा सा कार्य कर रही है, वो कोविड के जरिए, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर जनसंख्या बच्चों इसी के आधार पर, कि जनसंख्या एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, और किसका मेन एलिमेंट है? मानव भूगोल का मेन तत्व है जनसंख्या। मेन एलिमेंट होने के कारण हम जनसंख्या को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं कि कैसे लोग हैं, कुशल हैं, अकुशल हैं, अधिक गतिशील हैं, कम गतिशील हैं, कब गतिशील होते हैं, दिन में, रात में, समुद्र के तट के लोग कैसे कार्य करते हैं, मरुस्थल के क्षेत्र के कैसे करते हैं, पहाड़ों में कैसे हैं, मैदानी भागों में कैसे हैं। तो कुल मिलाकर के सारे कारक जनसंख्या को बनाते हैं, और जनसंख्या जो है एक रिसोर्स होने के कारण जनसंख्या का विस्फोट अलग अलग चरणों में अलग अलग हुआ है। इसीलिए हम जनसंख्या को जो कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं जनसंख्या की, तो वो हम 10 साल में एक बार करते हैं। होपफुली समझ में आ गए होंगे। इसके आधार पर हम अधिक जनाधिक्य क्षेत्र, कम जनाधिक्य क्षेत्र सब देख सकते हैं। ठीक है, जैसे टुंड्रा वाले क्षेत्रों का एग्जांपल दें तो न्यून जनाधिक्य क्षेत्र हैं। अंटार्कटिका में तो बिल्कुल ही शून्य है। आपका पैटागोनियन प्लेटो ऑफ अर्जेंटीना वो बिल्कुल शून्य है। एशिया सबसे सर्वाधिक जनाधिक्य वाला महाद्वीप है। मॉडरेट जनाधिक्य आपका यूके, यूरोप और यूएसए है। तो कहने का मकसद इस तरह से हमको बहुत भौगोलिक संरचना के साथ साथ देशों के आधार पर भी हम जनसंख्या को देखते हैं। भौगोलिक कारक तो नहीं, और अन्य कारक भी इसमें हो गए। फिर प्रिंचर्ड वाथा ने जनसंख्या के में अंदर देखा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जनसंख्या के अंदर, क्या कारण है कि कुछ ही जगहों में जनसंख्या बहुत विस्फोटक स्थिति ले लेती है। तो निवास स्थान और आबादी को उन्होंने डायरेक्ट कनेक्टेड माना। किसने? फ्रेंचर्ड त्रिवाथा ने कहा कि जिस जगह का निवास स्थान बहुत समस्त उन्नत दशाएं मनुष्य को उपलब्ध कराता है, जैसे पानी की सुविधा है, यातायात की सुविधा है, कृषिगत उपजों को उत्पन्न करने की सुविधा है, तो आबादी उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगी। अर्थात मैदानी क्षेत्र विश्व के, उस सारे विश्व के अंदर, जैसे मैंने उसे लंबाडी प्लेन बोला था इटली का, तो ब्रेड बास्केट है, यूक्रेन है आपका, यूक्रेन तब रशिया का से अलग हुआ राष्ट्र है यूक्रेन, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। उसके पास पेट्रोल भी, बाकू उसका जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम वाला क्षेत्र है, तो वो चीज़ अलग हो गई। पर निवास संबंधी सुविधाओं में जैसे हम कहें कि भारत में गंगा की तलहटी, गंगा सतलुज मैदान जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और वो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में बरसात कम होती है, भारत का जो मानसूनी वर्षा का वितरण है वो बहुत कम है, परंतु वहाँ पेरिनियल रिवर्स है, नित्यवाहिनी नदियाँ हैं। सिंधु की जो ड्रेन है, सतलुज नदी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत हायर है और इससे कुएँ, नहरें
तालाबें, झीलें, ये सारी आपके वाटर बॉडीज यहाँ पर बन जाती हैं। तो नदर्न इंडिया में तालाब नहीं होंगे, नहरें और कुएं, तो ये ट्यूबवेल्स जिसको बोलते हैं, वो बहुत भूमि का जल स्तर ऊंचा होने की वजह से कम उसमें निकल। इस प्रकार से बच्चों आज के लिए हम ये 2 बिंदु देखते हैं शासकीय दशाओं के। कल हम उत्पत्ति संबंधी दशाओं के बारे में देखेंगे और उस पर प्रकाश डालेंगे। थैंक यू।